हम पिछले वीडियो में देखते हैं कि लूफी एंड सब अब मरीन फोर्ड आ चुके हैं। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लूफी एंड सब की शिप उसी सुनामी के ऊपर चढ़ी हुई थी जिसको आओकिची ने थोड़ी देर पहले जमा दिया था। और ऐसी सिचुएशन में लूफी सामने आता है और बताते कि उसके मन में एक प्लान है। वो सोच रहा था कि शिप को उस बर्फ से नीचे उतार के फिर वो लोग वहाँ से घूम के मरीन फोर्ड चले जाएंगे। खैर बगी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। हम देखते हैं उसी टेली स्नेल को जो कि नॉर्मल अनाउंसमेंट कर रहा था और वहीं से हमें पता लगता है कि नेवी ये सोच रही है कि वो लोग एस को समय से पहले ही खत्म कर देंगे। लूफी ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है पर फिर वो सभी को जल्दी करने के लिए बोलता है। खैर यही वो समय था जब वो बर्फ आगे से टूट जाती है और ऐसे ही लूफी एंड सब मरीन फोर्ड के अंदर आ जाते हैं। वो बैटल शिप जिसपे सब लोग आ रहे थे वो नीचे आके टूट जाती है। सेंगोकू और व्हाइट बियर्ड उसकी तरफ देखते हैं। हम देखते हैं लूफी को जो कि इसको देख के एक चैन की सांस लेता है। सेंगोकू लूफी को देख के गार्ड को डांटता है कि उसकी फैमिली और भी परेशानी क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ हेलमैप और कोबी लूफी को यहाँ पे देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। मार्को लूफी को पहचान लेता है क्योंकि एस अक्सर उसके बारे में बात करता था। कैप्टन स्मोकर लूफी को इवा चान जिम्बे इन सब के साथ देख के थोड़ा हैरान था। हम देखते हैं अकाइनो को जो कि लूफी को देख के समझ जाता है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है और इसी वजह से अकाइनो लूफी को भी खत्म करने का इरादा बना लेता है। सेंगोकू जिम्बे से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। जिम्बे उसे बता देता है कि वो एक वॉर्डर के पोजीशन को छोड़ रहा है। गार्ड इन सबको देख के हैरान था कि लूफी इन सब का कोई भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। क्रोकोडाइल अचानक से अपनी जगह से हट के व्हाइट बियर्ड के पीछे आ जाता है। क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड को मारना चाहता था। खैर इससे पहले कि ऐसा हो पाता लूफी उसे मार के साइड कर देता है। क्रोकोडाइल लूफी से पूछता है कि आखिर वो व्हाइट बियर्ड को क्यों बचा रहा है। लूफी को तो ये भी नहीं पता था कि यही इंसान व्हाइट बियर्ड है। खैर क्योंकि इसको व्हाइट बियर्ड पसंद है इसीलिए लूफी उसे बचा रहा है। व्हाइट बियर्ड की नजर लूफी के स्ट्रॉ हैट के ऊपर जाती है। वो ये बात समझ जाता है कि ये वही बच्चा है जिसको बचाने के लिए शांक्स ने अपने लेफ्ट हैंड को कुर्बान किया था। लूफी उसे बताता है कि वो ही स्ट्रॉ हैट शांक्स के लिए बचाए हुए हैं। व्हाइट बियर्ड उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे अपने भाई को बचाने आया है। लूफी कहता है हाँ बच्चे, क्या तुझे पता है जिनके खिलाफ आज तो खड़ा है तुझे वो लोग बड़े आराम से मार सकते हैं। लूफी उससे कहता है मुझे ये बताने वाला तू कोई भी नहीं होता। मुझे पता है कि तू किंग ऑफ पायरेट बनने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन वो इंसान मैं हूँ जो कि किंग ऑफ पायरेट बनेगा। और ये सुन के पूरा एरिया शांत हो जाता है। व्हाइट बियर्ड लूफी को देख के मुस्कुराता है और उसे सलाह देता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। खैर अपना लूफी तो अपने मन की करने वाला है और वो भी इसको बचाने के लिए जरूर ही ईवा चान बगी एंड सबकी फटी पड़ी थी। लूफी किंग ऑफ द सी व्हाइट बियर्ड के सामने वो जुबान लड़ा रहा है। लूफी व्हाइट बियर्ड को बता देता है कि नेवी इसको समय से पहले ही मार देने वाली है। लूफी ये चीज व्हाइट बियर्ड को इसलिए बताता है क्योंकि लूफी एंड व्हाइट बियर्ड दोनों ही एस को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। व्हाइट बियर्ड लूफी को थैंक यू बोलता है और लूफी भी कहता है कोई बात नहीं। ईवा चान इसी चीज को देख के हैरान थी कि लूफी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। खैर व्हाइट बियर्ड को ये बात पता है कि सेंगोकू इतना पागल नहीं है कि वो इतनी बड़ी खबर को इतना आसानी से फैलने दे तो फिर जरूर ही ये सेंगोकू का कोई प्लान है। हम देखते हैं लूफी को जो कि इसको बचाने के लिए आगे भाग रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं किजारू को जो कि लूफी के ऊपर निशाना लगाता है लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता ईवा चान अपने हमले से उस एम को खराब कर देती है। तभी ईवा चान पीछे की तरफ देखती है। उन्हें लग रहा था कि किजारू दोबारा से लूफी के ऊपर हमला करने वाला था लेकिन इस बार वहाँ पे कुमा था। कुमा के उस हमले से ईवा चान कैसे भी लूफी को बचा लेती है। ईवा चान कुमा के ऊपर गुस्सा करती है जस्ट बिकॉज कुमा एक वॉर्डर बन चुका है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने पुराने दोस्तों के ऊपर लेजर से हमला करेगा। एक सेकेंड, क्या ईवा चान और कुमा एक दूसरे के दोस्त थे? खैर हम देखते हैं उसी नेवी के ऑफिसर को जो कि लूफी को अराबास्ता के एंड में मिली थी। हीना अपने डेलफोर्ड की पावर से किसी को भी एक जेल के अंदर बांध सकती है। लूफी कैसे भी उससे बच के आगे बढ़ रहा था लेकिन हम देखते हैं मौर्या को जो कि अपने ज़ॉम्बी आर्मी को बाहर निकालता है। लूफी को पता था कि ये सब उसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। वो इस मुसीबत से निकलने का रास्ता सोच रहा था कि तभी हम देखते हैं एस को जो कि लूफी से कहता है
俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。お前みてえな弱虫が俺を助けに来るなんて、それを俺が許すとでも思ってんのか。こんな屈辱はねえ。帰れよ。इस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लूफी उसकी वजह से मारा जाए। खैर लूफी उसे बस एक रीजन देता है कि वो इसका छोटा भाई है और बस इतना रीजन काफी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते मौर्य के ज़ॉम्बी आर्मी पे सी वाटर से हमला होता है और क्योंकि सी वाटर में नमक होता है वो सारे शायरोस बाहर निकल जाते हैं और ये कारनामा हमारे जिम्बे ने किया है। लूफी जिम्बे को थैंक यू बोलता है और यही वो समय था जब एक बड़ा सा जायंट ऑफिसर लूफी के ऊपर हमला कर देता है। उसे लूफी एक नौसिखिया लग रहा था। फिर लूफी गियर 3 में आके जायंट राइफल नाम के मूव से उस जायंट की फील्डिंग सेट कर देता है। लूफी एस से कहता है कि भले भी एस उससे कुछ भी क्यों ना कहे वो एस को अपनी जान दे के भी बचाएगा। व्हाइट बियर्ड इस चीज को सुन के थोड़ा स्माइल करता है और मार्को को ऑर्डर देता है कि वो ध्यान रखे कि लूफी यहाँ पे मरे ना। हम देखते हैं एस जो कि उसके साथी लोग व्हाइट बियर्ड और लूफी को देख के सोच रहा था। वो गार्प से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अगर कोई उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाएगा या फिर कोई उसे मारने के लिए तलवार, उसे हम दोनों ही मंजूर हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स लूफी के ऊपर हमला कर रहे थे जिनसे बच के लूफी आगे बढ़ रहा था। ईवा चान, जिम्बे सभी ऑफिसर्स को ठिकाने लगा रहे थे और जब बगी के चमचे ये सब देखते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनके कैप्टन बगी के होते हुए ये सारा अटेंशन लूफी के ऊपर जा रहा है। वो सभी बगी से कहते हैं वो इस मौके का फायदा उठा के व्हाइट बियर्ड को वहीं पे मार दे। बगी इस बारे में सोच ही रहा था तभी व्हाइट बियर्ड उसे देखता है और कहता है हे रेड नोज। बगी ये सुन के थोड़ा गुस्से में था कि कौन उसके नाक का मजाक उड़ा रहा है। खैर जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो इंसान व्हाइट बियर्ड है उसका रोना निकल जाता है। व्हाइट बियर्ड बगी को देख के पहचान चुका था कि ये वही लाल नाक वाला बच्चा है जो कि रॉजर के साथ उसके शिप पे सफर करता था। व्हाइट बियर्ड उससे पूछता है कि क्या वो उसे मारना चाहता है। बगी उससे कहता है हाँ तूने सही सोचा और अब तू तैयार हो जा क्योंकि तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। व्हाइट बियर्ड कहता है अच्छा लॉर्ड। व्हाइट बियर्ड उससे पूछता है कि अगर बगी उसे मार देता है तो फिर यहाँ पे जो उसके फूफा जी बैठे हुए हैं फुल बारात लेके उनको वो कैसे संभालेगा। व्हाइट बियर्ड ये बात जानता है कि बगी अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा और व्हाइट बियर्ड को भी अभी थोड़ी परेशानी हो रही है और इसी वजह से वो बगी को ऑफर करता है कि वो लोग एक साथ काम करें, उसके बाद भले तू मेरी जान ले लियो। बगी पूरा शॉक कि आखिर ये हुआ क्या और उससे भी ज्यादा शॉक और इम्प्रेस्ड उसके वो नमूने थे। बगी फुल एक्टिंग के साथ व्हाइट बियर्ड की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। खैर व्हाइट बियर्ड ने बगी को मैनिपुलेट किया था क्योंकि भले बगी बकवास हो लेकिन उसके अंडर जो पायरेट्स काम कर रहे हैं उनसे लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्हाइट बियर्ड अपने साथियों से पूछता है कि आखिर स्क्वाड कहाँ पे है। हम देखते हैं बाकी सारे लोगों को उन्हें लग रहा था कि स्क्वाड उनके साथ है लेकिन जब वो आसपास में देखते हैं स्क्वाड उन्हें नजर नहीं आता। व्हाइट बियर्ड अपने साथी को ऑर्डर देता है और जो वो उनसे करने को कहता है वो सभी लोग इस चीज को मान लेते हैं। सेंगो को दूर से देख रहा था कि व्हाइट बियर्ड के साथी लोग वो अब दो हिस्सों में फैल रहे हैं। गार्प के चेहरे पे एक स्माइल आती है ऐसे कि व्हाइट बियर्ड को पता चल चुका है कि आखिर अब उसे क्या करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मौर्य को जो कि जिम्बे से परेशान हो चुका था और वो डिसाइड करता है जिम्बे की शैडो ले लेगा। जैसे ही वो ऐसा करने जाता है जिम्बे बड़े आराम से उसे ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी जो कि लगातार आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर स्मोकर अचानक से हमला कर देता है। लूफी खुद को संभाल के स्मोकर के ऊपर हमला करता है लेकिन उसका कोई भी हमला स्मोकर के ऊपर काम नहीं करता। स्मोकर लूफी के गले पे अपनी वो रॉड रख देता है। वो रॉड सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई थी जिसकी वजह से लूफी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे एंट्री होती है बैडी बोआ हांगकॉक की। वो स्मोकर को मार के साइड कर देती है। हांगकॉक अभी फिलहाल इतने गुस्से में है वो स्मोकर के एक भी शब्द को नहीं सुनना चाहती और वो स्मोकर के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहती है। खैर जब लूफी हांगकॉक को बुलाता है हांगकॉक उसे प्यार से रिप्लाई करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोमा को जो कि ईवा चान के ऊपर हमला किए जा रहा था। ईवा चान बार बार उससे कह रही थी वो कोमा के ऊपर हमला नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी नजर में कोमा अभी भी वो इंसान है जो कि उसके साथ एक समय पे रिवोल्यूशनरी आर्मी में काम करता था। डो फ्लामिंगो वहाँ पे हंसते हुए आता है और वो ईवा चान से कहता है मुझे नहीं पता और न ही फर्क पड़ता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो लेकिन एम्पोरियो इवानकोव
अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि जिस टायरेंट कोमा की बात तू सोच रही होगी वो असलियत में अब मर चुका है। ईवा-चान इस चीज को समझ नहीं पाती। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुआ हांगकॉक लूफी को एक चाबी पकड़ाती है और ये चाबी उस हैंडकफ की है जिससे फिलहाल एस बंधा हुआ है। लूफी इस चीज को देख के बहुत ही खुश होता है और वो हांगकॉक को गले लगा के थैंक यू बोलता है और ऐसे थैंक यू बोल के वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब लूफी वहाँ से जा रहा था, स्मोकर भी उसके पीछे वहाँ पे जाता है। खैर हांगकॉक उसे संभालने के लिए उसके सामने आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईवा-चान को, जो कि डोफ्लामिंगो की बात को नहीं मानती क्योंकि कोमा तो उसके सामने अभी भी खड़ा है। लूफी आगे बढ़ता हुआ ईवा-चान के सामने आ जाता है। वो ईवा-चान को ऐसे परेशान देख के उससे पूछता है कि क्या वो कोमा को जानती है। ईवा-चान बताते कि हाँ वो उसे जानती है, लेकिन फिलहाल कोमा बहुत ही अजीब है। हमें डोफ्लामिंगो से पता लगता है नेवी की साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक ने कोमा के अंदर वो फाइनल मॉडिफिकेशन कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक हथियार बन के रह गया। ईवा-चान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डोफ्लामिंगो इस बात को बताता है कोमा खुद वेगापंक के सामने गया था ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के ह्यूमन वेपन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन सके। सबसे पहले वो कोमा का हाथ था जो कि एक हथियार बना, फिर उसके पैर एक एक करके उसकी पूरी बॉडी को वेपन बनाया गया। वो तब भी अपने होश में था, लेकिन अब वो अपनी याददाश्त को भी खो चुका है। ईवा-चान को इस बात पे पूरा विश्वास था कि कोमा अपनी मर्जी से ऐसा कभी नहीं करता। कोमा को वर्ल्ड गवर्नमेंट से नफरत है। हम देखते कोमा को जो कि ईवा-चान और लूफी के ऊपर लेजर से हमला कर देता है। लूफी को वो चीज याद आता है जब कोमा ने उससे कहा था कि वो अब उससे कभी भी नहीं मिल पाएगा। ईवा-चान फाइनली कोमा के ऊपर गैलेक्सी विंग नाम के मूव से हमला करती है। ईवा-चान की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उनका ये प्यारा सा चेहरा भूल गया। ईवा-चान अब कोमा को अकेले संभाल रही थी और वो लूफी को आगे बढ़ने के लिए बोलती है। हम देखते हैं बगी को जो कि अपने चमचों के साथ इस वॉर का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रोकोडाइल और मिस्टर वन जो कि एक के बाद एक व्हाइट बियर्ड के बंदूक को मारे जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा व्हाइट बियर्ड के पास पहुंच पाए, डायमंड किंग जॉर्ज वहाँ पे आके ब्रिलियंट पंख नाम के मूव से क्रोकोडाइल को दूर उड़ा देता है। क्रोकोडाइल खुद को संभाल के जब दोबारा जोजू के ऊपर हमला करने जाता है, तब वहाँ पे हम देखते हैं डोफ्लामिंगो को जो कि जोजू के पीठ पे खड़ा था। क्रोकोडाइल उससे कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए वरना वो उसे भी मार देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को जो कि बस आगे की तरफ भागे जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं उसके सामने हॉकाई मिहॉक वहाँ पे आ जाता है। लूफी ये बात अच्छे से जानता है कि मिहॉक आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए वो उससे लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल अभी उसके पास समय नहीं है। खैर मिहॉक लूफी के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि लूफी को वहाँ पे बहुत ही चोट आती है। मिहॉक दोबारा लूफी के ऊपर हमला करने जाता है जिससे कि लूफी खुद को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। कुछ लोग मिहॉक से लूफी को बचाने के लिए वहाँ पे आते तो हैं, लेकिन लूफी का तो छोड़ो वो खुद को भी नहीं बचा पाते। लूफी मिहॉक के ऊपर जेट बजूका से हमला करता है, लेकिन उसे तभी एहसास हो जाता है कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर मिहॉक बड़े आराम से उसके हाथों को काट देगा। मिहॉक लूफी के ऊपर एक हमला करता है जिससे लूफी खुद को बचा तो लेता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे वो ग्लेशियर पूरा कट चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोफ्लामिंगो को जो कि क्रोकोडाइल को टीम अप करने का ऑफर देता है। खैर क्रोकोडाइल टीम अप करने की जगह पे उस पे एक तूफान का हमला कर देता है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है लूफी और मिहॉक की फाइट पे, जहाँ पे मिहॉक एक के बाद एक लूफी के ऊपर हमला किए जा रहा था। तभी लूफी की नजर ऊपर जाती है, वो देखता है कि उस तूफान में बगी भी फंसा हुआ है। लूफी बगी को पकड़ता है और उसे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने लगता है। वो लूफी के ऊपर गुस्सा होता है, लेकिन लूफी उसे घुमा के मिहॉक के पास भेज देता है। खैर वो मिहॉक के पास पहुंचने से पहले ही उसकी तरफ अपना स्पेशल मगी बॉल फेंक देता है। खैर मिहॉक उस मगी बॉल को दोबारा बगी की तरफ भेज देता है। लूफी बगी को उसके इस कुर्बानी के लिए थैंक यू बोल के आगे बढ़ने लगता है। मिहॉक इससे पहले कि लूफी के पीछे जा पाता, मार्को लूफी की मदद करने के लिए वेस्टा नाम के एक बंदे को भेज देता है। वेस्टा व्हाइट बियर्ड पायरेट के 5th डिवीजन का लीडर है और एक शानदार तलवारबाज। वो मिहॉक से मिलके खुश था। मिहॉक उससे पूछते कि क्या वो उसे जानता है। वेस्टा उससे कहता है इस दुनिया में वो इंसान बेवकूफ होगा जो कि तुम्हें नहीं जानता।
मिहोक मन ही मन सोच रहा था लूफी के पास एक खास चीज है, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण लोग खुद से उसकी मदद करते हैं और इस समुद्र में यही सबसे खतरनाक ताकत है। खैर अब समय आ चुका है। सेंगोकू सभी ट्रांसपोर्टर स्नेल को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। वो नहीं चाहता कि इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है वो पूरी दुनिया देखे। सेंगोकू एक चीज देखता है, कुछ तो मरीन फोर्ट की तरफ आ रहा था। खैर वो सब कोई पायरेट्स नहीं थे बल्कि सेंतोमारू वहाँ पे बहुत सारे कोमा के साथ आ रहा था। तो समझो ये सारे कोमा ह्यूमन वेपन्स हैं या फिर असली कोमा की कॉपी, और इन सभी को डॉक्टर वेगापंक ने बनाया है। नेवी की ये साजिश थी कि वो सभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को बीच में इकट्ठा करके सेंतोमारू इस क्लोजिंग सेंटर करेगा। खैर व्हाइट बियर्ड के कहने पे सब लोग उन सभी बैटलशिप को तोड़ चुके थे जो कि मरीन फोर्ट को घेरे हुए थी और सभी लोग बिखरे हुए थे, इसीलिए उनको हराना इतना आसान नहीं था। खैर सेंगोकू सभी से कहता है कि वो लोग अपने प्लान के हिसाब से काम करें। सेंतोमारू उन सभी पैसिफिस्टा को अटैक स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है और ऐसे सारे पैसिफिस्टा सभी पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाइट बियर्ड सभी को ऑर्डर देता है कि वो लोग सभी को इग्नोर करके आगे एस को बचाने के लिए बढ़ते रहें। ये सारी लड़ाई पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ का कनेक्शन टूट जाता है। और हाँ, ऐसा सेंगोकू के कहने पे हुआ था। सेंगोकू किसी एनसर्कलमेंट वॉल को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो लोग फाइनली इसको खत्म कर देंगे। लूफी जो कि लगातार अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे किजारू आके उसे किक मार के पीछे कर देता है। हम देखते हैं जिम्बे को जो कि लूफी को संभाल लेता है। लूफी इस बात को मानता है कि सारे एडमिरल्स बहुत ही ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसे आगे बढ़ना है। हम देखते हैं एक व्हाइट बियर्ड के बंदे को जो कि लूफी से पूछता है, ओए एस के छोटे भाई, क्या तो अभी से ही थक गया? हमारे साथ हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड के बहुत सारे साथी लोग लूफी का साथ देने के लिए उसके पास आ चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं विस्टा मिहोक को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। सेंगोकू एक ऑफिसर से पूछते कि क्या सारे ब्रॉडकास्ट बंद हो चुके हैं। वो ऑफिसर बताते कि नहीं, अभी भी एक वहाँ पे ऑन है। सेंगोकू उस ऑफिसर से कहता है कि वो जल्दी ही उसका भी कनेक्शन खत्म करे। हम देखते हैं वो आखिरी ब्रॉडकास्ट असलियत में बगी अपना कर रहा था। बगी के चमचे उसे बढ़ा चढ़ा के इंट्रोड्यूस कर रहे थे। खैर जब नेवी को पता लग जाता कि आखिरी ब्रॉडकास्ट बगी करा रहा था, तो फिर उस तरफ हमला होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड को, जिसके पीछे वो स्क्वाड नाम का बंदा आ चुका था। वो व्हाइट बियर्ड को बता रहा था कि अब तक उनके बहुत सारे बंदे मर चुके हैं। नेवी आज अपनी पूरी जान से उन सभी के ऊपर हमला कर रही है। व्हाइट बियर्ड इस लड़ाई में थोड़ी देर बाद शामिल होने वाला है। हम देखते हैं स्क्वाड को जो कि व्हाइट बियर्ड की रिस्पेक्ट करता था। पता नहीं क्यों पर व्हाइट बियर्ड पे अचानक से उसके पेट में अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। इस चीज को देख के किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्क्वाड कुछ ऐसा भी कर सकता है। और अभी जो कुछ भी हुआ था उसको पूरी दुनिया ने देखा। मार्को जो कि बड़े गुस्से में स्क्वाड के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड उसे रोक देता है। स्क्वाड जो कि जमीन पे गिरा हुआ व्हाइट बियर्ड से पूछता है, व्हाइट बियर्ड आप मुझे सच बताएं, आपने और नेवी ने एक डील कर रखा है ना? आप सिर्फ अपने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को और एस को बचाने के लिए आप हम सबको सेक्रीफाइस कर रहे हो ना? आप हमें नेवी से पकड़वाना चाहते हो। एस गोल्ड रॉजर का बेटा है। जब मैं आपसे मिला था तब मैं अकेला था, ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे पूरे क्रू को उस गोल्ड रॉजर ने मार दिया था। आपको पता था मेरे अंदर उसके लिए कितनी नफरत है। व्हाइट बियर्ड आपको मुझे सच बता देना चाहिए था। आप रॉजर के बेटे को बचा के उसे अगला पायरेट किंग बनाना चाहते थे। मैंने आप पे भरोसा किया था, लेकिन आपने हम सभी को पागल बनाया। नेवी हम सबको घेर चुकी है। अब स्क्वाड के बाद बाकी सारे लोगों के मन में भी सेम बात आ रही थी, क्योंकि नेवी बस और सभी के ऊपर हमला कर रही थी जो कि व्हाइट बियर्ड के मेन क्रू का पार्ट नहीं है। खैर स्क्वाड को अब फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट बियर्ड उसे मार भी दे। सेंगोकू आओ किसी से कह के बगी को बर्फ का बना देता है और इसी के साथ वो ब्रॉडकास्ट वहीं पे बंद हो जाता है। हम देखते क्रोकोडाइल को जो कि व्हाइट बियर्ड से पूछता है कि क्या
जो स्क्वाड कह रहा है क्या वो सच है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जिस इंसान को मारने के लिए इस मरीन फोर्ड में आया था क्या वो सच में इतना कायर है। व्हाइट बियर्ड स्क्वाड के ऊपर गुस्सा था कि आखिर उसने अपने बाप पे ऐसी तलवार से हमला किया। व्हाइट बियर्ड उसकी तरफ जाता है लेकिन उस पे हमला करने की जगह पे वो उसे अपने गले से लगा लेता है। व्हाइट बियर्ड को पता है कि स्क्वाड इतना बुरा नहीं है, वो बस किसी की बातों में आ गया जो कि सच था। एडमिरल अकाइनो स्क्वाड को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर चुका था। खैर व्हाइट बियर्ड स्क्वाड से कहता है मुझे पता है कि तू गोल्ड रॉजर से कितनी नफरत करता है, लेकिन एक बच्चे को उसके बाप की वजह से गलत कहना मुझे सही नहीं लगता। वैसे स्क्वाड क्या कभी एस ने तेरे साथ कुछ बुरा किया है? एस मेरे लिए स्पेशल नहीं है, तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ। व्हाइट बियर्ड अपनी जगह से खड़ा होता है और वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे सेंगोकू का हाथ है। हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड अपनी पावर से उन सभी बर्फ के पहाड़ों को तोड़ देता है और व्हाइट बियर्ड अपने सभी साथियों से कहता है कि अब उन्हें जिस पे भरोसा करना है वो कर सकते हैं। वो सारे लोग इस चीज को देखते हैं, उनके पास पूरा ऑप्शन था कि अब वो लोग जब चाहे वहाँ से निकल के जा सकते हैं। उन सभी लोगों का विश्वास व्हाइट बियर्ड पे और भी बढ़ जाता है। व्हाइट बियर्ड अब क्रोकोडाइल को देखता है और वो उससे कहता है मैं कायर, मुझे लगता है कि तूने मुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाए रखी हैं, लेकिन मैं बस एक इंसान हूँ जिसके पास एक दिल है। ये दुनिया मुझे मॉन्स्टर कहती है, लेकिन मैं हमेशा इतना ताकतवर नहीं रह सकता। लेकिन क्या इतना काफी नहीं कि मेरी वजह से एक पायरेट का सपना पूरा हो? हम देखते स्क्वाड को जो कि वहाँ पे रो रहा था। खैर अब वो समय आ चुका है जब इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान इस लड़ाई में खुद शामिल होने जा रहा है। व्हाइट बियर्ड अब अपनी शिप से उतर चुका था। दूसरी तरफ स्क्वाड अभी भी अपनी गलती को लेके रो रहा था। मार्को उससे पूछता है कि आखिर वो कब तक ऐसे रोने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को जो कि अभी भी आगे भाग रहा था। सीन दोबारा शिफ्ट होता है व्हाइट बियर्ड पे और उनका सामना करने के लिए नेवी का एक जायंट सामने आता है जिसका नाम था कैप्टन जॉन। उसके हमले को व्हाइट बियर्ड बड़े आराम से रोक लेता है और व्हाइट बियर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके कैप्टन जॉन को बड़े आराम से पलट देता है। व्हाइट बियर्ड का यह हमला पूरे समुद्र को हिला चुका था। हम देखते हैं कैप्टन जॉन को जो कि अपने पैरों पे जब दोबारा खड़ा होता है, व्हाइट बियर्ड एक जंप के साथ उसके पेट के पास आके अपने डेविल फ्रूट की पावर से कैप्टन जॉन को बड़े आराम से ठिकाने लगा देता है। अब तीनों एडमिरल ये सब कुछ देख रहे थे। लूफी को एस के पास जाने का एक मौका दिखता है, लेकिन जब वो उसकी तरफ जाने लगता है तभी वहाँ पे और पूरे मरीन फोर्ड में एक दीवार ऊपर होने लगती है और ये दीवार व्हाइट बियर्ड और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लेती है और बस ओर्स वाली जगह ही थी जहाँ पे कोई भी दीवार ऊपर नहीं आ पाई। खैर इसी के साथ सेंगोकू अकाइनो को ऑर्डर देता है कि वो सभी बर्फ को पिघला दे और ऐसे ही अकाइनो अपने डेविल फ्रूट की पावर से सारे बर्फ को पिघलाने के काम में लग जाता है। अकाइनो अपने हमले के साथ बहुत से व्हाइट बियर्ड के साथियों को मारे जा रहा था। उसके एक हमले से व्हाइट बियर्ड की शिप वहीं पे टूट जाती है। व्हाइट बियर्ड अपनी शिप से माफी मांगता है। व्हाइट बियर्ड अपने पंच से उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं होता और यही वो समय था जब सेंगोकू ये अनाउंस करता है कि एस का पब्लिक एग्जीक्यूशन अब किया जाए। व्हाइट बियर्ड और उसके साथी लोग इतने पास आके इसको मरने नहीं दे सकते। वो सभी लोग ओर्स की तरफ भागते हैं क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ से वो लोग अंदर जा सकते हैं। हम देखते हैं लूफी को जो कि उसी तरफ आगे बढ़ रहा था। ईवा चांग जब इस चीज को देखती है तो वो लूफी को रोकने का ट्राई करती है क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि ये जरूरी कोई ट्रैप है और हाँ ऐसे ही होता है। लूफी उस ट्रैप में फंस जाता है। ईवा चांग को समझ नहीं आता कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। खैर फिलहाल लूफी का ध्यान पूरा एस पे था। लूफी जिम्बे से एक रिक्वेस्ट करता है और इसी पॉइंट पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओर्स जूनियर को। सभी लोग इस चीज को देख के हैरान थे कि ओर्स अभी भी जिंदा है। ओर्स अपनी जगह से उठता है और एस की तरफ जाता है। हम देखते हैं किजारू को जो कि ओर्स पे एम लगाता है। ये बिल्कुल ही सही मौका था ओर्स को जान से मारने का। खैर तभी हम देखते एक वाटर वेव को जो कि उस दीवार को पार करके इस तरफ आ चुकी है और उसी पानी में हम देखते हैं लूफी को
लूफी जिम्बे की मदद से अब यहाँ पे आ चुका है और मजे की बात नेवी के तीनों एडमिरल्स अब उसके सामने हैं। लूफी उस पिलर का इस्तेमाल करके उन तीनों पे हमला करने का ट्राई करता है। खैर आओकीजी उसे बर्फ का बना के तोड़ देता है। खैर लूफी उसके ऊपर किक्स मार के हमला करने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट बियर्ड ये सब देख रहा था और उसे ये समझ आ चुका था कि लूफी इसकी तरह ही एक पागल है। व्हाइट बियर्ड अपने सभी साथियों को तैयार होने के लिए बोलता है क्योंकि अब सब लोग उस दीवार को पार करके एस की तरफ जाने वाले हैं। लूफी गियर 2 का इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करके वो तीनों एडमिरल से बच के एस की तरफ जाने वाला था, लेकिन किज़ारू बड़े आराम से लाइट की स्पीड से आके उसे एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। हम देखते सेंगोकू को जो कि एस को मारने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ वो दोनों इंसान इसके गले पे अपनी तलवार से हमला करने जाते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते एक हमला आता है और उन दोनों को वहीं पे मार देता है और ये हमला क्रोकोडाइल ने किया था। अचानक से हम देखते क्रोकोडाइल का गला वहीं पे कट जाता है और इसके पीछे डोफ्लामिंगो का हाथ है। खैर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस क्रोकोडाइल डोफ्लामिंगो के ऊपर हमला कर देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते एक आइस को जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। आओकीजी लूफी के ऊपर हमला कर चुका था। आओकीजी लूफी से कहता है तेरे दादाजी का मेरे ऊपर बहुत ही एहसान है, लेकिन खैर तूने ही अपनी मौत का रास्ता खुद से चुना है और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आओकीजी लूफी के ऊपर हमला कर देता, लेकिन उससे पहले ही मार्को आके आओकीजी को संभाल लेता है। हम देखते हैं नेवी को उस दीवार में से बहुत सारे तोपों को बाहर निकालती है और उन सभी लोगों पे हमला करना स्टार्ट कर देती है जो कि अभी भी पानी में फंसे हुए थे। खैर इसी वक्त हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड की एक शिप जो कि काफी समय से पानी के नीचे थी, वो अब ऊपर आ जाती है। व्हाइट बियर्ड के सारे बंदे उस शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। नेवी उस शिप को डुबाने के फिराक में थी, लेकिन अब बहुत ही लेट हो चुका था। हम देखते हैं ओर्स को जो कि उस शिप को उठा के दीवार को तोड़ता हुआ इसकी तरफ ले जाता है। खैर ओर्स को इसकी सजा मिलती है और इसी के साथ ओर्स वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। व्हाइट बियर्ड अपने हथियार को उठाता है और एक ही हमले के साथ बहुत से ऑफिसर्स को हवा में उड़ा देता है। खैर अब व्हाइट बियर्ड और उसके सारे डिवीजन के लीडर अब एस के बहुत ही पास आ चुके हैं। व्हाइट बियर्ड और सारे कैप्टन्स आते के साथ ही अपना तबाही मचाना स्टार्ट कर चुके थे। आओकीजी अपनी पावर से व्हाइट बियर्ड को बर्फ के अंदर जमा लेता है। खैर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता और व्हाइट बियर्ड उस बर्फ से बड़े आराम से निकल जाता है। आओकीजी जब दोबारा उसके ऊपर हमला करने जाता है तब जोजो व्हाइट बियर्ड के सामने आके उस हमले को आराम से रोक लेता है। हम देखते हैं लूफी को जो कि अभी भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक वाइस एडमिरल वहाँ पे आके उसको अपनी तलवार से मार देता है। एक और वाइस एडमिरल लूफी के ऊपर हमला करने जा रहा था। लूफी कैसे भी खुद को संभाल के ट्राई करता कि वो गियर 2 में वापस आ जाए, लेकिन तभी किज़ारू उसके ऊपर अपने लेजर बीम से हमला कर देता है। किज़ारू लूफी के पास आके उसे लात मार के दूर कर देता है, जिसकी वजह से लूफी उड़ता हुआ व्हाइट बियर्ड की तरफ चले जाता है। व्हाइट बियर्ड उसे एक हाथ से उठा के देख रहा था। लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। किज़ारू व्हाइट बियर्ड को उकसा रहा था। खैर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है। हम देखते ईवा चान को जो कि काफी समय से लूफी को ढूंढ रही थी। व्हाइट बियर्ड लूफी को पीछे की तरफ फेंक देता है, ये कह के कि लूफी बस इतना ही कर सकता था। व्हाइट बियर्ड लूफी को आराम करने के लिए बोलता है। खैर लूफी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपने इकलौते भाई को ऐसे खोना नहीं चाहता। वो इस हालत में भी जब वो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे एस को बचाना था। व्हाइट बियर्ड लूफी को इस हालत में देख के बोलता है कि लूफी बस जोश का पिटा रहा है और कुछ नहीं, बस उसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, लेकिन असलियत में वो बस एक पागल है। खैर व्हाइट बियर्ड को ऐसे पागल लोग पसंद है। खैर व्हाइट बियर्ड अब मरीन फोर्ड की तरफ हमला करने को तैयार होता है, लेकिन उसके हमले को रोकने के लिए वहाँ पे अकाइनो आ जाता है। खैर अभी वो समय था जब व्हाइट बियर्ड उसके साथी लोग सभी नेवी या फिर 7 वॉरलॉर्ड्स को एक एक करके संभाल रहे थे और इसी मौके का फायदा उठा के
मार्को एस को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा था। वो एस के काफी पास पहुंच चुका था और इस मौके में फाइनली लग रहा था कि मार्को एस को बचा लेगा, लेकिन तभी हम देखते गार्प को जो कि मार्को को मार के दूर कर देता है, जिसके बाद गार्प उठ के एडमिरल्स की चेयर पे बैठ जाता है और वहीं से अनाउंस कर देता है कि अगर किसी को एस को बचाना है तो फिर उसको पहले गार्प का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट बीयर्ड अपने साथियों से कहते कि वो बस एक बुढ़ा है और उससे अब इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं आकाइनु को जो कि व्हाइट बीयर्ड से कहता है, चाचा वो भी आपकी उम्र के हैं, पर ध्यान देने से अच्छा है कि इधर हमारी लड़ाई पे ध्यान दे। आकाइनु व्हाइट बीयर्ड के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि व्हाइट बीयर्ड अपने आप को बचा लेता है। व्हाइट बीयर्ड के साथी लोग अभी भी एस को बचाने के लिए लगे पड़े थे। हम देखते हैं एस को जो कि ये सब देख रहा था, उसके मन में वो समय याद आता है जब वो बचपन में किसी से भी मिलता था। वो इंसान हमेशा गोल्डी रॉजर के बारे में कुछ न कुछ बुरा बोलते रहते थे। खैर एस भले ही गोल्डी रॉजर से नफरत करता हो, लेकिन वो कम से कम किसी और के मुंह से बुराई नहीं सुन सकता। वो उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब ये बात गार्प को पता लगती है वो उस समय पे हंस रहा था। लेकिन हम देखते हैं एस को जो कि बहुत ही सीरियस मोड में बैठा हुआ था। वो गार्प से एक सवाल करता है, क्या ये अच्छा होता कि एस इस दुनिया में कभी भी पैदा नहीं होता। उस समय पे गार्प थोड़ी देर शांत था, लेकिन फिर वो एस से कहता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ टाइम ही दे पाएगा। बैक इन प्रेजेंट हम देखते हैं ईवा चान को जिनके सामने लूफी बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम्बे और व्हाइट बीयर्ड के सारे लोग एस को दिलासा दिए जा रहे थे कि बस थोड़ी देर और वो लोग उसे बचा लेंगे। वो सभी लोग एस को हार मानने से मना कर रहे थे। एस ये सब देख के वहाँ पे रो रहा था जब वो देखते कि उसका भाई उसके सारे साथी लोग बस उसे बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। भले ही एस ने बहुत सारे कांड किए हो, लेकिन अब वो भी ऐसे मरना नहीं चाहता। हम देखते मार्को को जो कि व्हाइट बीयर्ड को देख के बहुत ही परेशान लग रहा था और ऐसे इसीलिए क्योंकि व्हाइट बीयर्ड की बीमारी स्क्वाड का वो हमला व्हाइट बीयर्ड को अब पहले से भी कमजोर कर चुका है। आकाइनु व्हाइट बीयर्ड से कहता है, व्हाइट बीयर्ड तू भी इस उम्र के जाल से नहीं जीत सकता। मार्को जब व्हाइट बीयर्ड को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा था तभी किज़ारू उसके ऊपर लेजर बीम से हमला कर देता है। खैर जब आओकीजी इस लड़ाई में आगे आ रहा था उसे जोजू संभाल लेता है। खैर व्हाइट बीयर्ड अभी इस हालत में नहीं था। दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते ईवा चान को जो कि लूफी के ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रही थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि लूफी उससे ड्रग्स एनर्जी हार्मोन मांग रहा था। ईवा चान को ये बात पता था कि अगर लूफी ऐसा करता है तो फिर ये उसकी जान भी ले सकता है। क्या लूफी ईवा चान से बस इतना कहता है, उसे मरने से फर्क नहीं पड़ता, वो हर वो चीज करने को तैयार है जो कि उसके बस में है। लूफी ईवा चान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लड़ने दे, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ता और वो लोग इसको मार देते हैं तो फिर लूफी इस रिग्रेट के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाएगा। ईवा चान इस बात से डर रही थी कि अगर लूफी को कुछ भी हो जाता है तो फिर वो ड्रैगन को आखिर क्या मुंह दिखाएगी, लेकिन वो लूफी को इस हालत में नहीं छोड़ सकती और फाइनली उसे एनर्जी हार्मोन दे देती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं लूफी को जो कि अपने फुल पावर में आ चुका है। लूफी फिर से इसकी तरफ भागता है। ईवा चान लूफी को एक वार्निंग देती है कि अगर लूफी इस बार अपना होश खोता है तो फिर ये उसके लिए एंड होगा। खैर लूफी जब आगे बढ़ रहा था इस बार उसे रोकने के लिए कोबी सामने आता है, लेकिन लूफी उसे एक पंच के साथ ही बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वहीं जमीन पे गिरा देता है। हम देखते कोमा को या फिर कहें पैसिफिस्टा को, उनकी नजर में जब लूफी सामने आता है तो फिर वो सब उसके ऊपर एम लॉक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग हमला कर पाते बोआ हांगकॉक उस हमले के सामने आ जाती है और क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड है वो सारे पैसिफिस्टा उस हमले को कैंसिल कर लेते हैं। लूफी इस चीज को देखता है और हांगकॉक को थैंक यू बोल के आगे बढ़ने लगता है।
हांगकॉक बस इतने बात पे खुश थी कि लूफी उसका नाम लिया। खैर जब पैसिफिस्टा वो हांगकॉक का नाम लेके उसे साइड होने के लिए बोलता है तो फिर हांगकॉक बड़े प्यार से उसे मार के साइड कर देती है। हम देखते हैं मार्को जब एस की तरफ भाग रहा था तभी एक वाइस एडमिरल वहाँ पे आके उसके हाथों में सी प्रिज्म स्टोन का हैंडकफ पहना देता है। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मार्को को इसकी भनक भी नहीं लगी और जब तक उसे पता लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ कि ज़ारो उसके ऊपर हमला कर चुका था। दूसरी तरफ आओकेजी ने जुजू को ठिकाने लगा दिया था। हम देखते सेंगोकू अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को कहता है कि सारे एक साथ व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला कर दें और ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऑफिसर्स व्हाइट बियर्ड पे एक साथ हमला कर देते हैं लेकिन व्हाइट बियर्ड के लिए इतना सब काफी नहीं था। वो इन सभी हमलों को बड़े आराम से सह लेता है। व्हाइट बियर्ड वहाँ पे कहता है मुझे इस बात का अंदाजा है कि आखिर मरना क्या होगा और उतना ही मेरे लिए काफी है ताकि मैं जिंदा रह सकूं कम से कम जब तक मैं अपने बच्चों को एक सही फ्यूचर के साथ नहीं देख लेता, है ना एस। हम देखते हैं जिम्बे और व्हाइट बियर्ड के साथी लोग वो सभी लोग व्हाइट बियर्ड के पीछे खड़े थे और ऐसा इसीलिए ताकि वो लोग व्हाइट बियर्ड की शान को बचा पाए। सेंगोकू कहता है कि अगर तुझे यही देखना है तो फिर ले देख। सेंगोकू एस को मारने का ऑर्डर दे देता है। व्हाइट बियर्ड इस चीज को रोकने के लिए आगे जाता तो है लेकिन उसका शरीर इस मौके पे जवाब दे देता है और इस मौके पे सभी को लग चुका था कि अब कोई भी इसको बचा नहीं पाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसका विश्वास खुद व्हाइट बियर्ड भी नहीं कर पाता। लूफी अनजाने में ही अपने कॉन्क्वेरर हाकी से सभी को वहाँ पे बेहोश कर देता है।おいおいマジか驚いたねあの小僧इस चीज को देख के मार्को और बाकी सारे व्हाइट बियर्ड के बंदे भी बहुत ही हैरान थे क्योंकि लूफी ने जो अभी किया था वो बस हाकी ऑफ द सुप्रीम किंग की वजह से पॉसिबल था। एक ऐसे लेवल की हाकी जो कि व्हाइट बियर्ड और शांक्स जैसे पायरेट इस्तेमाल कर पाते हैं। गार इस चीज को देख के मन ही मन सोच रहा था तो लूफी तू भी इसके साथ पैदा हुआ है। एस भी इस चीज को देख के हैरान था और अब लूफी की इस पावर को देखने के बाद कोई भी नेवी का ऑफिसर अब एक बच्चा समझने की गलती नहीं कर सकता। एक वाइस एडमिरल जिसका नाम था डॉबरमैन वो लूफी की इस पावर को देख के इतना समझ चुका था कि वो लोग लूफी को जिंदा छोड़ने की अब गलती नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो फिर फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हम देखते हैं ईवा चान को जो कि लूफी से पूछती है कि आखिर उसने इस पावर का इस्तेमाल करना कहाँ से सीखा। लूफी को अभी भी होश नहीं है कि ईवा चान उससे किस पावर के बारे में पूछ रही है। ईवा चान इस बात को समझ जाते कि लूफी को अभी हाकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे नेवी के ऑफिसर्स को जिन्हें लग रहा था कि ये एक सही मौका है व्हाइट बियर्ड को मारने का। खैर व्हाइट बियर्ड अपने हथियार को उठाता है और अपने सारे साथियों से कहता है उनमें जितनी भी हिम्मत है वो लोग लूफी का साथ दे। व्हाइट बियर्ड अब चाहता है कि लूफी जो भी कुछ करना चाहता है व्हाइट बियर्ड उसे एक मौका दे ताकि वो देख सके कि आखिर क्या वो सच में विल ऑफ डी का एक सक्सेसर है। व्हाइट बियर्ड लूफी को आजमाना चाहता है। हम देखते हैं जितने सारे लोग लूफी पे एम किए हुए थे उन सभी से निपटने व्हाइट बियर्ड के साथी लोग आ जाते हैं। ईवा चान लूफी से पूछती कि क्या वो व्हाइट बियर्ड की उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए तैयार है। लूफी कहता है
उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से आया है। हम देखते हैं लूफी के साइड से मिहोक का एक हमला उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन उस हमले को आराम से मिस्टर वन संभाल लेता है। मिस्टर वन, जिसका नाम था डास बोनेज, उसे क्रोकोडाइल ने ऑर्डर दिया था कि नेवी अभी उसके दुश्मन है। मिहोक बड़े आराम से मिस्टर वन को खत्म कर देता है और जब वो दोबारा लूफी के ऊपर हमला करने जा रहा था, इस बार खुद क्रोकोडाइल मिहोक का सामना करने आ जाता है और क्रोकोडाइल अभी बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेंतोमारू को, जो कि बहुत ही गुस्से में था और ऐसा इसीलिए क्योंकि बोआ हांगकॉक ने सारे पैसिफिस्टा को ठिकाने लगा दिया था। सेंतोमारू ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि बोआ हांगकॉक एक वॉरलॉर्ड है, उसे तो ये लड़ाई नेवी की तरफ से लड़ना चाहिए। खैर बोआ हांगकॉक उससे बस एक चीज कहती है, लव इज ऑलवेज अ हरिकेन। सेंतोमारू इस चीज को समझ नहीं पाता। अरे कुछ नहीं, वो बस प्यार में अंधी है। हम देखते हैं ईवा-चान को, जो कि इनाजुमा से एक हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड को, जो कि इस हालत में भी सभी ऑफिसर्स को ऐसे संभाल रहा था और साथ ही साथ जिनबे व्हाइट बियर्ड की हेल्प कर रहा था। हम देखते हैं इनाजुमा को, जो कि एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म तक जाने का एक रास्ता बना देता है। इसका मतलब है कि लूफी अब एस तक जल्द ही पहुंच जाएगा। लूफी उस रास्ते पे चढ़ के एस की तरफ जा रहा था तो ज़ारू, जो कि व्हाइट बियर्ड से हटके लूफी को रोकने उसकी तरफ जाने वाला था, लेकिन व्हाइट बियर्ड उसे वहाँ से हिलने भी नहीं देता। और इस मौके पे जब सभी को लग रहा था कि अब फाइनली लूफी इसको बचा लेगा, लेकिन तभी उसके दादाजी एक सबसे बड़े दुश्मन की तरह उसके सामने अब खड़े थे। लूफी उन्हें साइड होने के लिए बोलता है, लेकिन गार उसे अब आगे बढ़ने नहीं दे सकता। गार पायरेट से तब से लड़ते आ रहा है जब लूफी पैदा भी नहीं हुआ था, और अगर लूफी को उससे आगे बढ़ना है तो फिर उसे अपने दादाजी गार्प को पहले मारना होगा। लूफी जिस इंसान के सामने खड़ा है वो अब उसका एक दुश्मन है, लेकिन लूफी को हर वो चीज याद आता है जब बचपन से ही गार्प उससे बहुत ही प्यार करता था। लूफी गार्प से कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता और वो गार्प को रास्ता छोड़ने के लिए बोलता है। गार्प लूफी के मुंह पे सीधा बोल देता है, या तो तू ऐसा कर या फिर एस को मरने के लिए छोड़ दे। तेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो कि तू नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिलहाल फैसला अब तेरे हाथों में है। गार्प रास्ते को तोड़ के अब लूफी के ऊपर हमला करने जा रहा था और अब लूफी पे और कोई ऑप्शन नहीं था। वो गियर 2 में आता है और इससे पहले कि गार्प उसे मार पाता, लूफी उसे एक पंच के साथ जमीन पे गिरा देता है और ऐसे कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। सेंगोकू डिसाइड करता है कि वो इस वॉर को खत्म होने के बाद गार्प को एक ऑस्कर का अवार्ड देगा। हम देखते हैं कि ज़ारू को, जो कि व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी हालत में ला देता है। दूसरी तरफ लूफी एस की तरफ भाग रहा था और इतना सब होने के बाद वो फाइनली एस के पास पहुंच चुका था। लूफी अपने पॉकेट से एक चाबी को निकालता है जो कि उसे बोआ हांगकॉक ने दिया था। लूफी उस चाबी से इसको आजाद करने वाला था। साइड में खड़ा सेंगोकू, जो कि वहाँ पे ये सब देखने के लिए नहीं खड़ा, वो भी अपने डेल फुट की पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े से फॉर्म में आ जाता है। तो अब लूफी के पास ज्यादा समय नहीं था, वो कैसे भी करके एस को आजाद करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता कि ज़ारू उस चाबी को वहीं पे तोड़ देता है। सेंगोकू एक पंच बना के लूफी की तरफ मारने वाला था, तभी लूफी देखता है जो ऑफिसर्स एस को खत्म करने वाले थे उनमें से एक मिस्टर 3 है। लूफी मिस्टर 3 से कहता है कि वो एक वॉल बना के इसको बचाए। मिस्टर 3 जिसे कुछ भी पता नहीं कि आगे चल क्या रहा है। हम देखते हैं लूफी को, जो कि अपने आप को एक बलून की तरह फुला के सेंगोकू के हमले को अपने ऊपर ले लेता है। सेंगोकू का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म वहीं पे टूट जाता है, जिसके बाद लूफी, मिस्टर 3 और एस वहाँ से नीचे गिर रहे थे। लूफी के कहने पे मिस्टर 3 अपने वैक्स की पावर से एक चाबी बनाने का ट्राई करता है ताकि वो एस को छुड़ा पाए। मिस्टर 3 यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो अपने एक साथी के आखिरी वर्ड्स को पूरा कर पाए। हम देखते हैं नेवी को, जो कि मिस्टर 3 को मौका नहीं देना चाहती कि वो इसको बचा पाए, और जब उन सभी के हमले खत्म होते हैं वहाँ बस एक काला धुआं आ रहा था। नेवी के बंदों को लग रहा था कि एस के पास उसकी पावर नहीं है और इस हमले से वो लोग बिल्कुल भी नहीं बचे होंगे। तो अब फाइनली एस आजाद हो चुका है और इस चीज को देख के ईवा-चान, व्हाइट बियर्ड के सारे साथी लोग और खुद व्हाइट बियर्ड भी बहुत ही खुश थे।
एस लूफी से पूछता है कि क्या वो अभी भी लड़ सकता है। लूफी काफी थक चुका था लेकिन अभी भी लड़ने को तैयार है। एस को इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं थी कि लूफी उसे एक दिन बचाएगा। हम देखते हैं नेवी को जो कि एस और लूफी पे गन से हमला कर रहे थे। खैर लूफी और एस पे उनका असर नहीं होता और अब लूफी और एस दोनों मिलके सभी को ठिकाने लगाने के काम पे लग जाते हैं और दोनों ही एक के बाद एक सभी को मार रहे थे। और क्योंकि अब एस बच चुका है, व्हाइट बियर्ड के साथी लोग उस रास्ते को खाली करने पे लग जाते हैं ताकि अब सभी लोग मरीन फोर्ट से निकल पाएं। हम देखते हैं एस को जो कि लूफी की फाइट को देख के उसकी तारीफ कर रहा था कि वो पहले से भी ताकतवर हो चुका है। लूफी कहता कि वो एक दिन एस से भी ज्यादा ताकतवर बन के दिखाएगा। ये सब चल रहा था कि आओकी जी अपने आइस ब्लॉक से उनके ऊपर हमला करने आ जाता है और अब मौका है एस के लिए लूफी को बचाने का। वो अपने डेलफुट की पावर से आओकी जी को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। सेंगोकू अपने आप पे गुस्सा था कि वो ये सब कैसे होने दिया। अकाइनो इस बात को जानता कि वो किसी को भी इस आइलैंड से जिंदा नहीं जाने देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड की शिप को जो कि अचानक से आगे की तरफ चलने लगी और इस शिप को स्क्वाड कंट्रोल कर रहा था। स्क्वाड को अपनी लाइफ की अब फिक्र नहीं है। वो इस बात को मानते कि उसने व्हाइट बियर्ड पे हमला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पूरी जिंदगी तक अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएगा। वो व्हाइट बियर्ड और उसके साथियों को एस को लेके यहाँ से जाने के लिए बोलता है। खैर हम देखते हैं उस शिप को जो कि अचानक से वहीं पे रुक जाती है और इस शिप को रोकने का काम खुद व्हाइट बियर्ड ने किया था। व्हाइट बियर्ड स्कॉट से कहता है एक बेटे को दफनाने का दर्द, मुझे ये दर्द महसूस नहीं करना। तेरा वो हमला काफी नहीं था कि वो मुझे खत्म कर पाए। कोई भी अमर नहीं होता। हम लोग जिस वजह से यहाँ पे आए थे हमने वो काम कर लिया और अब हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता यहाँ पे थोड़ी देर भी रुकने का। ये मेरा आखिरी ऑर्डर है। तुम सभी लोग इसे ध्यान से सुनो। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओगे और दोबारा न्यू वर्ल्ड में अपना सफर करोगे, लेकिन मेरे बिना मेरा समय अब खत्म हो चुका है और अब कोई भी ऐसी शिप नहीं है जो कि मुझे इस न्यू एरा में ले जाए। व्हाइट बियर्ड के साथी लोग इस चीज को सुन के बहुत ही परेशान थे। उनमें से एक वहाँ पे रो रहा था लेकिन बाकी साथी लोग उसे समझाते हैं कि ये उनके बॉस का ऑर्डर है। व्हाइट बियर्ड चाहता है कि जब उसके लोग यहाँ से जाएं वो लोग पीछे मुड़ के ना देखें क्योंकि अब समय के बदलने का समय आ चुका है। व्हाइट बियर्ड अपनी पावर से मरीन फोर्ट की तरफ हमला करता है। वो अब पूरे मरीन फोर्ट को डुबाने के फिराक में है। व्हाइट बियर्ड के साथी लोग व्हाइट बियर्ड को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे लेकिन व्हाइट बियर्ड उनसे ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बोलता है। नेवी अपनी पूरी जान से व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करती है। व्हाइट बियर्ड उन्हें बड़े आराम से संभाल लेता है। एस व्हाइट बियर्ड को इस हालत में देख रहा था। व्हाइट बियर्ड के साथी लोग अब शिप को तैयार करते हैं। सेंगोकू जो कि ये चीज देख के हैरान था कि व्हाइट बियर्ड पूरे मरीन फोर्ट को डुबाने के फिराक में है और साथ ही साथ खुद को भी। हम देखते गार्प को जो कि अपनी जगह से उठता है और न्यू एरा वाली बात उसे भी बिल्कुल सही लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बगी को जो कि दोबारा से अपने शो को चालू कर लेता है और इसी वजह से साबॉडी में वो स्क्रीन दोबारा से ऑन हो जाती है। सभी के मन में बहुत से सवाल थे कि आखिर व्हाइट बियर्ड, एस और उन सभी पायरेट्स के साथ क्या हुआ जिनको व्हाइट बियर्ड ने धोखा दे दिया था। खैर इन सब के जवाब से पहले उन्हें इस नमूने की शक्ल देखनी पड़ती है। हम देखते हैं नेवी को जो कि अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो लोग व्हाइट बियर्ड के साथियों को यहाँ से ना जाने दे। खैर व्हाइट बियर्ड सभी को संभाल रहा था। लूफी एस को चलने के लिए बोल रहा था। एस इस बात को मानता है कि वो सभी की मेहनत को ऐसे खराब नहीं होने दे सकता। वो अपनी पावर से बहुत से ऑफिसर्स को मार देता है। देखते हैं एस को जो कि अपना सर झुका के उनको शुक्रिया बोलने वाला था लेकिन व्हाइट बियर्ड उसे चुप करा देता है। व्हाइट बियर्ड उससे बस एक सवाल करता है कि क्या वो एक अच्छा बाप बन पाया, जिस पे एस कहता है कि हाँ बिल्कुल। व्हाइट बियर्ड इस बात को सुन के हंसता है। खैर ये सब होने के बाद अब एस, लूफी और सब लोग एक शिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अकाइनु अपनी पावर से बहुत से लोगों को मारता हुआ आगे आ रहा था और वो कहता है
कितने मतलबी लोग हैं, कैसे अपने बाप जैसे लीडर को छोड़ के कायरों की तरह यहाँ से भाग रहे हैं। लगता है उन्हें पता है कि व्हाइट बियर्ड कितना बड़ा लूजर था। इस बात को सुन के वहीं पे रुक जाता है और वो आकाइनू से उसके शब्द वापस लेने का बोलता है। व्हाइट बियर्ड के साथी लोग एस को वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे। आकाइनू एस से कहता है व्हाइट बियर्ड बस एक हारा हुआ इंसान है जो कि कभी रॉजर को हरा के किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन पाया और अंत में उसके साथी ने ही उसके पीठ पीछे उस पे वार किया। अब ऐसे एक लूजर की तरह यहाँ पे मरने वाला है। एस आकाइनू पे बहुत ही गुस्सा था। एस इस बात को मानता है कि जो समय अब आने वाला है उसको खुद व्हाइट बियर्ड ने बनाया है। एस पूरी जान से आकाइनू के ऊपर हमला करने जाता है। एस एक आग हो लेकिन आकाइनू एक मैग्मा है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आकाइनू का हमला एस के ऊपर काम कर रहा था। लूफी एस की मदद करने जा रहा था लेकिन उसकी बॉडी भी अब उसका साथ नहीं देती। खैर एस को नीचे देख के अब आकाइनू अपना अगला हमला लूफी पे करने जा रहा था। उस हमले के सामने आ जाता है।